बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वाले तमाम लोगों को हम खुशामदीद कहते हैं। फ़ॉरेन फंडिंग का फैसला बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 8 साल के बाद सुना दिया गया। ममनुआ फंडिंग इसके अंदर जो इल्ज़ाम था वो साबित हुआ और इसके साथ साथ शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसको चैलेंज करने का उन्होंने फैसला किया है। सवाल यह है कि अब सियासी मुस्तकबिल क्या है, पार्टी का हो या फिर इमरान खान साहब के हम सियासी मुस्तकबिल की बात करें और इससे जुड़े जितने भी हम सवालात हैं वो हारून साहब के तज़िये में उनका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर बात होगी। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जो पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर लापता हुआ, फिर ये खबर भी सामने आ गई कि क्या हुआ। कोयटा कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम जो 6 अफसरान उसमें मौजूद थे वो शहीद हो गए। ख़राब मौसम इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इस हादसे की वजह बना, मगर इसके साथ साथ जुड़े कुछ और ऐसे सवालात हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है, वो भी हम हारून साहब से जानेंगे। काबुल के अंदर जो अमरीकी ड्रोन हमला हुआ और अलकायदा के रहनुमा ज़वाहिरी को जाँबहक करने का जो दावा है इसके ऊपर भी बात होगी और पंजाब की पॉलिटिक्स के ऊपर भी कोशिश करेंगे बात हो जाए। हारून साहब, कल भी हमने ये ममनुआ फंड मुताल्लिक जो फैसला आना था, आज फाइनली इलेक्शन कमीशन ने उसको सुना दिया, शोकाज जारी हुआ। सवालात करूंगी, मगर इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल है ये चंद दिन का हंगामा है, मैं ये नहीं कह सकता कितने दिन रहेगा, लेकिन ये है कि कोई बड़ा वाक़या हो गया जैसे ही तो ये पस मंज़र में चला जाएगा। कोई ख़ास मेरा नहीं ख्याल है कि इसके देर पर नतीजे निकलेंगे। ठीक है, मगर सियासी नुकसान तो तवक्को की जा सकती है। सियासी नुकसान होगा पार्टी को या इमरान खान साहब को, उनके करियर को? नहीं, अभी यलगार होगी ना, कुछ दिन बहुत शदीद यलगार होगी। जो पहला हमला होता है जैसे मैदान जंग में होता है वैसे ही होता है पॉलिटिक्स में भी। कोई बड़ा वाक़या हो जाए, कोई कमज़ोरी किसी की हाथ आ जाए, वो चैनल ख़बर भी इस अंदाज में दे रहे हैं जैसे कोई चीज़ इस्टेब्लिश होगी। कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई है। तकरीबन सभी चैनल इसी तरह खबर दे रहे हैं जैसे कोई चीज़ इस्टेब्लिश होगी। कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई। फैसले में बहुत नकाइस हैं, अभी बात होगी तो मैं अर्ज़ करूँगा। तो वो जब वो जवाबी यलगार करेंगे ना, पूछेंगे ये मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथी कर्नल कज़ाफ़ी के पास किस लिए जाते थे और सद्दाम हुसैन से क्यों मिले थे, और मौलाना फजलुर रहमान सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ से क्यों मिला। इंटेलिजेंस चीफ से सऊदी के उनका क्या काम है? वो किसी और से मिलते तो वो तो काबिल फहम था, लेकिन इंटेलिजेंस चीफ से मिलना, मकरन से, जो उस वक्त तो वो नवाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, वो मौलाना फजलुर रहमान तो हर हुकूमत में शामिल होते हैं। अच्छा, वो जरदारी साहब का पूछेंगे भाई जायदादें उनकी फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं, तस्वीरें तब उसकी छप गई हैं, उन्होंने कभी तरदीद भी नहीं की। सरे माल का मसला था, वो 60 मिलियन डॉलर का मतलब स्विट्जरलैंड के बैंक था, तो इस्टेब्लिश है। इसी तरह नवाज शरीफ का पूछेंगे भाई उसी खबर में जिसमें ये जहाँ से ये फिजा बननी शुरू हुई है, जो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, जो 2 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम है और वॉल स्ट्रीट जर्नल इससे पहले उसे छाप चुका है। इन्होंने तो उस पर इतना जोर नहीं दिया, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी तो ये थी कि 2 करोड़ रुपए लिए हैं और नाम लेके था, उन पर मुकदमा भी नहीं किया। तो क्या सारी सियासी पार्टियों को ख़त्म करेंगे? और ये अभी तो इस वक्त इनकी यलगार है ना, एक दिन में 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी ज़्यादातर नून लीग के लोगों ने, लीडरों ने और वज़रा ने और कुछ पीपल्स पार्टी वालों ने भी। लेकिन वो सोशल मीडिया पे भी और प्रोपेगेंडा के मैदान में भी पीटीआई उनसे ज़्यादा मुतहर्रिक है और ये थकना शुरू होंगे, वो यलगार करते रहेंगे। उनके पास रज़ाकार बहुत हैं प्रोपेगेंडा करने के लिए। इनके पास तो जितने आदमी हैं ये पार्टी के लीडर हैं या वो मीडिया सेल है जो कल से बहुत मुतहर्रिक है और जो भी इख्तलाफ करता है उसको गाली गलोच बहुत कर रहे हैं। नून लीग वाले आज बहुत गंदी गालियां दे रहे हैं। तो वो अपना जब ये यलगार शुरू करेंगे तो उसके असरात एक बड़ी पार्टी है ना, तनासब नहीं है कोई, फिर ये तहर्रुक ज़्यादा है क्योंकि इसमें नौजवान ज़्यादा हैं और उसमें बेशतर रज़ाकार हैं। जिस तरह फंडिंग में है, मतलब जब इन्हें पैसे चाहिए होते हैं तो जितने चाहिए होते हैं मिल जाते हैं। सही है, ठीक है। हारून साहब, वफाकी हुकूमत अपना पहला कार्ड तो खेलने जा रही है। उन्होंने कहा जी कार्रवाई करेंगे, नाम ECL में इमरान खान समेत दीगर ओहदेदारों के डाल देंगे। क्या इस बात का खदशा है कि मकबूलियत के इस ग्राफ पे या इस सतह पर पहुंच कर इमरान खान साहब इस फैसले के बाद मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे? फरार होने का उनका खतरा है जो नाम ECL के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है? नहीं, फरार होने का नहीं खतरा, वो जो नफसियाती दबाव डालने का, ये कोई भी नहीं कहता है कि फरार, पता नहीं आपके जहन में ये कैसे आया। वो कोई खतरा नहीं है फरार होने का। वो जाने, वो तो कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं कि मेरा जो है वो मेरा नाम ECL पे डाल दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं क्योंकि मैं तो जाना है ही नहीं।
वो तो मतलब बच्चों से भी मिलना उन्होंने कम कर दिया, वो यहाँ आते हैं तो मिलते हैं। वो जब किसी मुहिम में एक ऑब्सेशनल माइंड है ना, किसी वो मुहिम में शरीक होते हैं, शुरू करते हैं तो फिर उसको इख्तिताम तक पहुँचाते हैं। एक ज़िद्दी आदमी है, आप उसको उलुल अज़्म भी कह सकते हैं उनके हामी, और जो दूसरे आदमी हो वो गैर जानबदार या मुखालिफ व ज़िद्दी भी कह सकता है। तो वो इसका कोई अंदेशा नहीं है, और इससे तो मजलूमियत का तासुर उभरेगा। सही, जब ECL में डालेंगे तो उससे तो मजलूमियत का क्या, मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। उनके कौन सी जायदादें हैं वहाँ पे जिसकी देखभाल करनी है, या कारोबार है, कोई माशी मफादात तो नहीं है। तो ठीक है, बाकी सियासत में ये दुश्वारियाँ तो होती हैं। सही, वो कोई फौरी उनका मसला भी नहीं है, उनकी पार्टी के किसी और आदमी का हो तो हो कि वो बाहर जाना चाहता हो, बाहर जाके क्या करना होता है। वैसे ये भी एक इल्लत है और ये नफ्सियाती दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ फ़ायदा भी होगा उसका। सही, ठीक है। हारून साहब, इस फैसले के आने के बाद जो सबसे पहली दरख्वास्त नाअहली की दायर हुई इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अंदर, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि चलिए अगर ये नाअहली वाला कायदा साबित हो जाता है तो क्या बाकी जमातों के ऊपर भी ये लागू होगा या सिर्फ इमरान खान साहब तक महदूद रहेगा? नहीं, जाहिर है वो तो सभी पे होगा ना, वो तो एक माहौल बन जाएगा। और उनकी तो बेकायदगियाँ जो बहुत हैं, जब मैं कुछ का मैंने इशारा किया और तफसील का मौका नहीं है, तो बहुत बेकायदगियाँ हैं। वो तो पाबंदी लगाएंगे तो सभी पे लगा देंगे, और ये मुमकिन नहीं है कि सारी सियासी पार्टी पर पाबंदी लगा दें। ठीक है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने का तो फैसला है। पाबंदी लगाना मुमकिन है। देखिए, पाबंदी जो है ना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से मशरूत है। हुकूमत लगाने को तो लगा सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर। और ANP पे नहीं लग सकी थी, इतनी छोटी सी जमात, मतलब जो PTI से उसका कोई मुआवजा ही नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं उसका। उनके तो 2-3% वोट भी मुश्किल से होंगे, और ख़ास इलाकों में हैं, और बहुत संगीन इल्ज़ामात है, और वो साबित भी हो गए थे उनमें से बात कि उन पर नहीं लग सकी, तो इन पर क्या लगेगी। इसमें देखिए ना, जो बुनियादी नुकता क्या है, बुनियादी नुकता है फॉरेन फंडिंग में मुल्क से बेवफाई का। क्या इमरान खान ने मुल्क से बेवफाई किया? नवाज शरीफ पे तो ये इल्ज़ाम आ सकता है। जरदारी साहब के बारे में तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कुरान उठा के कहते थे कि अमरीकी मंसूबे का हिस्सा है, और कुछ कराइन भी उसके हैं। अदालत में वो साबित होते हैं या नहीं होते, ये एक अलग बहस है, लेकिन कराइन तो उसके हैं। तो उन पे नहीं लग सकती तो इन पे कैसे लग सकती है? फिर इसमें ये जो तासुर पैदा होगा कि ख़ास पार्टी को दबाने की कोशिश की रहा है। अव्वल तो हंगामे शुरू हो जाएंगे, मुल्क में मुजाहरे होंगे, मैशियत इसकी मुतहम्मल ही नहीं है, हुकूमत खुद ही पीछे हट जाएगी, वरना अदालत उसको रोक देगी। इस फैसले में बड़े तजादात हैं। सही है, ठीक है। कुछ वक्त के लिए चलिए हारून साहब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाती, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ये फैसला उन्होंने किया है कि जी चैलेंज करेंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अदालत कोई रिलीफ नहीं दे पाती, ये फैसला बरकरार रहता है, तो आम इंतखाबात की हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, तो इलेक्शन में क्या होगा फिर? और नहीं, पाबंदी नहीं लग सकती। फर्ज कीजिए, चलिए एक हाइपोथेसिस पे वैसे गुफ्तगू नहीं होती पॉलिटिक्स में, लेकिन मफरूज़ा तस्लीम कर लेते हैं। वो मुतालबा कर देते हैं, वो अपना कहते हैं लोगों से कि इलेक्शन में मत जाओ, वोटरों से वो अपील करते हैं कि इलेक्शन में मत जाओ। ठीक, देखिए ना, जो 1977 के इलेक्शन थे, जहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया पाकिस्तान की तारीख में, तो जो धांधली हुई तो उस पे, हालांकि बाद में उससे भी ज़्यादा धांधली होती रही, वो तो अपना उन्होंने जो मुत्तहिदा महाज था पार्टियों का भुट्टो के ख़िलाफ़, उन्होंने अपील की कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन में वोट न डाले जाएं। सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे नहीं थे, बाद में थे सूबाई असम्बली के, इस वोट न डाले जाएं। तो सन्नाटा था, कोई आया ही नहीं वोट डालने के लिए। पीपल्स पार्टी के लिए इंसेंटिव ख़त्म हो गया कि भाई वो दूसरी तरफ से तो आ ही नहीं रहे, तो थोड़े बहुत कोई उनके लोग गए, इतने थोड़े कि वो इंतखाब एक लतीफ़ा बन के रह गया। तो वो जब अपील कर देंगे तो बहुत सी जगहों पे तो वोटर ही नहीं निकलेंगे, लेकिन वहाँ तक नौबत जाएगी नहीं। ठीक, ठीक है। अभी फंड्स की हारून साहब मालियत है असल में कितनी, दर हकीकत कितनी मालियत है जो जब्त हो सकती है? 31 करोड़ रुपए है। धचका नहीं होगा ये तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं, वो तो अभी से, यानी वो रिएक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी और तो कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने पैसे भेजने शुरू कर दिए। 31 करोड़ रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, ख़ास तौर पे जब वो महसूस करेंगे कि हमें शिकस्त हो रही है, इससे हो जाएगी, नाकामी होगी, तौहीन होगी हमारी। तो ये एक बड़ी एक यानी ऐसी कौम है, इस हर माशरे का एक मिजाज होता है ना जो सदियों में बनता है। लोग बड़े अनापरस्त हैं, इज्जत नफ्स के मामले में बड़े हसास हैं।
और तौहीन गवारा नहीं करते। तो 31 करोड़ रुपए तो कोई रकम है ही नहीं। देखिए ना, यानी इससे बहुत ज़्यादा रकम तो 2013 में जब उनके बरसर-ए-इक़्तिदार आने का इतना इम्कान नहीं था, अब तो इम्कान ही उन्हीं का है, तो वो तो कोई मसला ही नहीं है इतने पैसे। ठीक है, अभी जो फैसला आनून साहब इलेक्शन कमीशन ने दिया उसमें उन्होंने 16 अकाउंट्स के बारे में बताया कि जिनको छुपाया गया, 13 अलग थे और 3 अकाउंट अलग थे, यानी टोटल 16। और ये आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है, शिक 17(3) की। आर्टिकल 17 है क्या, ये भी जरा बताइए। आर्टिकल 17 यही है ना, एसेट्स छुपाना। तो वो एसेट्स छुपाने का तो नहीं है, वो तो कागजात नामजदगी में एसेट्स जाहिर किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि वो एसेट्स तो इसमें ज़ेर बहस ही नहीं है। 17(3) की कैसे खिलाफ वर्जी होगी, ये काबिल फ़हम नहीं है। मैं कोई कानूनदान तो नहीं हूँ और मैंने पढ़ा भी नहीं है कानून के बारे में ज़्यादा। कानूनी चीज़ों के बारे में मेरा मुताला महदूद है, लेकिन मेरी समझ में नहीं है उसका तलाक कैसे हो सकता है। असासे तो जाहिर किए जाते हैं उसमें कागजात नामजदगी में, इसमें तो असासे ज़ेर बहस ही नहीं है। ये एतराज़ हुआ था उन पे, अपना जहांगीर तरीन साहब पे। अच्छा, तो इसमें तो कोई असासे ज़ेर बहस ही नहीं है। असासे तो उन्होंने जाहिर किए हैं। इमरान खान ने जब कहीं ज़रूरत हुई है तो असासे तो जाहिर किए हैं। सही है, ठीक है। और ये तो उनके ज़ात का मामला ही नहीं है, ये तो पार्टी का मामला है। ठीक है, तो आपका मतलब है आरून साहब, जिस फॉर्म 1 की बार बार बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के फैसले के अंदर, उसमें और बयान हल्फी में फ़र्क होता है। अगर है तो फॉर्म 1 क्या है फिर? नहीं, फॉर्म 1 तो ये है ना, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये अल्फाज हैं उसके। यानी मेरी इल्म की हद तक जितना मैं जानता हूँ उसके मुताबिक ये सही है। हलफ और ये होता है, हलफ ये होता है कि मैं हल्फन ये बात कहता हूँ, सोलमली आई डिक्लेयर, ठीक है ना। तो ये हल्फ नहीं है, ये मुगालता। देखिए ना, वो चूंकि फैसला आया, एक तो ये है कि कुछ लोग इमरान खान के खिलाफ हैं, ठीक है, जैसे हर पार्टी के कुछ लोग ज्यादा खिलाफ हैं, कुछ के हामी हैं, वो तो जाहिर है ये ताबीर करेंगे ही। लेकिन फैसला आया, 68 पेजेस का फैसला है, उसको पढ़ने के लिए वक्त चाहिए था फौरन। ये टीवी एक ऐसी चीज़ है, तो जैसे अखबार के बारे में एक बार मैंने कहा था, ये ऐसा मुर्दा है, रात को दफन करो सवेरे फिर जिंदा है। तो ये तो मुसीबत कभी टलती नहीं है, इसमें कोई छुट्टी बुट्टी का कोई सवाल नहीं है। तो ये टेलीविजन जो है, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको गाड़ के फारग होते हैं, वो चंद मिनट में फिर बाहर निकल आता है, फिर एक नया मौजू। और ये मौजू ऐसा था, ज़रा पेचीदा भी था, नाजुक भी था, इसके बहुत से पहलू। हम भी सारा दिन यूजुअली इतनी मुशक्क़त नहीं करते, सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके अब तक लगे रहे, इतनी रियाजत नहीं करनी पड़ती आमतौर पर। करनी तो पड़ती है लेकिन इतनी नहीं होती कि सारा वक्त इसमें लगे रहे और नींद भी नहीं पूरी कर सके। तो वो अपना जल्दी जो रिएक्शन है देने में, उसमें बहुत सी गलतियां लोगों से हुई, बहुत सी गलतियां हुई। ठीक है अरुण साहब, ये पूरा मामला अकबर एस बाबर साहब ने 2014 के अंदर उठाया था, जो बानियों में समझे जाते हैं तहरीक इंसाफ के। इस फैसले के बाद उनका मौक़िफ़ ये है कि वक्त आ गया है तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी अगर झूठी है तो बरतानिया में ये लोग जाएं और वहाँ पर जाकर चैलेंज कर दें। ये तो खैर वो बेहतर जानते हैं, वो चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत है या नहीं। लेकिन इमरान खान के बगैर पार्टी तो ऐसी है जैसे सर के बगैर धड़ हो। कोई सर के बगैर भी कोई धड़ होता है? तो वो तो पार्टी के में कोई 0.01% लोग भी नहीं मानेंगे कि इमरान खान के बगैर हो। शायद कोई एक आध लीडर किसी की ख्वाहिश हो या दो की हो, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज़ है ना जो एक मफरूज़ा ही है, ये अमलन तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अरुण साहब, इसका मुतालबा तो मौजूदा गवर्नमेंट भी कर रही है, नून लीग भी कर रही है। आज ख्वाजा आसिफ साहब भी ये बात कर रहे थे कि सारी दुनिया करे। हाँ नहीं, सारी दुनिया करे जो चीज़। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, ये अमलन मुमकिन ही नहीं। एक चीज़ नामुमकिन है, तमाम लोग लग जाएं, सारी दुनिया के लोग लग जाएं। इस वक्त सारी दुनिया चाहती है ना पेट्रोल सस्ता हो, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हों, बहरी जहाज़ों के किराए कम हों, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, हालात का जबर होता है। सही, वो उस जबर के साथ आप जीते। ये मुमकिन ही नहीं है जो सारी दुनिया का है। मतलब तमाम लोग, कोई जितने भी उनके हामी हैं पीटीआई के मुखालिफ, सारे इकट्ठे हो जाएं, बल्कि बाकी दुनिया भी उनके साथ शामिल हो जाए। नहीं हो सकता, एक काम नहीं हो सकता।
इसी को तकदीर किस चीज़ को कहते हैं, इसी को कहते हैं। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे थे असेंबली फ्लोर पर, वो कह रहे थे बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी तो नवाज शरीफ जो पार्टी के सरबराह हैं, कायद हैं, उनको नाअहल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का इतना सख्त फैसला आया तो डेफिनेटली इमरान खान साहब को डिनाई करनी चाहिए। नहीं, अगर हम इस बहस में पड़ जाएंगे, ड्रैग कर जाएगा, मौजू से हम हट जाएंगे। वहाँ वो कानून है, मुत्तहिदा अरब अमारात का ये कानून है कि तनख्वाह आपको लेनी पड़ती है। मोर ओवर उन्होंने कोई 46 करोड़ रुपए गालबन, अगर मेरा हफ्जा ठीक है, 46 है या 48 करोड़ है, उन्होंने लिए थे बेटे की कंपनी से, और उसमें से 10 करोड़ रुपए पार्टी को दिए थे। तो लेन देन तो हुआ था ना। प्रोपेगेंडा और चीज़ है, कानून और चीज़ है। एक है सियासी पॉइंट्स, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, वो और चीज़ है। वो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की अदालत में तो कोई अहमियत नहीं है ना। वो मुत्तहिदा अरब अमारात का कानून है और उसकी आपको पासदारी करनी है। ठीक है। तो हारून साहब, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब साबित हो गया, यहूदी और इजरायली लॉबी के जरिए पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया इनको, ये बातें हो रही है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, जो नाम सामने आ रहे हैं। वो इस जमन में तो ये देखे ना, 2 नाम लिए गए ना, एक माइकल और एक दूसरा वो चरण सिंह, दो नाम लिए गए ना। वो चरण, आमतौर पर चरणजीत होता है, चरण सिंह, चरणजीत सिंह है। वो अपना, उससे तासुर ये हुआ कि सिखों ने पैसे भेजे, और माइकल जो है वो यहूदियों का नाम भी होता है तो ईसाइयों का भी होता है, फर्ज कर लिया गया। आप जब विलिंगनेस टू बिलीव पैदा हो जाती है ना, आप किसी चीज़ में आपकी ख्वाहिश जो है वो गालिब आ जाती है, तो आप बिलीव करने लगते हैं, यकीन करने लगते हैं। सही। तो वो दोनों पाकिस्तानी हैं, चरण सिंह भी पाकिस्तानी है, माइकल भी पाकिस्तानी है। क्योंकि ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और पीटीआई भी एक ज़ाहिर है बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें गैर मुस्लिम भी शामिल होते हैं, और वो पार्टी में न भी शामिल हों तो उनकी हमदर्दी किसी न किसी के साथ होती है। तो ये नून लीग के भी ऐसे हमदर्द होंगे, जमात इस्लामी के भी हैं गैर मुस्लिम हमदर्द, और वो अक़लियती जो हैं ग्रुप, वो भी ज़ाहिर है बट दिलचस्पी लेते हैं इन चीज़ों में। तो वो दोनों पाकिस्तानी हैं, वो कोई उनमें से कोई यहूदी नहीं है और कोई गैर पाकिस्तानी ही नहीं है, तो यहूदी और ये सिख का क्या सवाल। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन, चूंकि जो बयानिया तहरीक इंसाफ का है कि बाइस्ड है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो दबाव के अंदर है, मनपसंद लोगों से मिलते हैं, पीटीआई के अगेंस्ट वो खड़े हैं, तो 1.5 साल के अंदर 9 फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने क्यों किए? ये साबित करता है कि वो जानिबदार हैं। जाहिर है, और वो 8 फैसले कलअदम करार दिए अदालतों ने, मंसूख कर दिए, तो ये भी कलअदम हो जाएगा, इसमें मुझे कोई शुबह नहीं है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो खुद ये कह चुके हैं। और दूसरी, लेकिन इसमें एक बड़ी कराहत आमेज़ बात है, जब कोई लफ्ज़ सादिक और अमीन कहता है तो एक घूंसा लगता है। एक जो गालिब ने कहा था कि तीर लगता है जिगर पे, ये इस्तिलाह, ये इतनी जहालत की बात है, इस कदर ये घटिया बात है कि शर्म आती है। इतनी दफ़ा ये बात पॉइंट आउट की है और ग्रेट स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया, हमने भी उन्हीं से लर्न किया, ज़ाहिर है कि सादिक और अमीन की इस्तिलाह सवाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी शख्स के लिए कभी तारीख़ इंसानी में इस्तेमाल नहीं की। ये उनका लक़ब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। जैसे एक शायर का लक़ब होता है जोश, हाँ जी, जोश उनका नाम तो नहीं था। कोई भी शायर है जो लक़ब इस्तेमाल करता है, गालिब है, गालिब नाम तो नहीं था, असदुल्ला खान था, या मीर है, मीर खैर उनके नाम का हिस्सा था मगर लक़ब भी है। तो ये अपना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है, ये इस्तिलाह कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, गुस्ताखी है एक तरह की, किसी और आदमी को सादिक और अमीन, एक तरह की क्या वाज़ेह गुस्ताखी है। और भी बाज़ इस्तिलाहात हमारे लोग सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, ये नाजुक मामलात हैं, कुरान मजीद के मामले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में मोहतात रहना चाहिए। ठीक है, आपने स्टार्ट पे हारून साहब ये बात की थी कि फैसले के अंदर कुछ नकाइस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी शो हो रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हैं कि जिन कंपनियों के नाम इलेक्शन कमीशन के फैसले में दर्ज हैं वो कंपनियों का वजूद ही नहीं है, उनके नाम भी तब्दील हो गए हैं, शायद उनके मालिक भी तब्दील हो गए, उनके लोग तब्दील हैं इस वक्त सारे, मगर जो फैसला सामने आया वो पुराने नाम। ये तो एक तजाद है ना, ज़रा मुझे बात करने दें, ये एक तजाद नहीं है, बहुत सारे हैं। मसलन ये कि ये गैर मुल्की कंपनियां हैं, अब जो कंपनियां खुद उन्होंने बनाई, जो वहाँ की कानून, जो वहाँ कानूनी तकाजा है, कनाडा में और अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका के कवानीन मिलते जुलते हैं, वो पड़ोसी मुल्क हैं, और ज़ाहिर है कनाडा कोई सुपर पावर नहीं है तो उसके ज़ेर साया है, तो वो उनके कवानीन
अगर आप देखें तो आपको महसूस होगा कि बहुत चीज़ों में यकसानियत पाई जाती है और मिलते जुलते हैं कम से कम। तो वो वहाँ एक कानूनी तकाजा है कि कंपनी कायम की जाएगी तो वो फंड रेजिंग कर सकेगी। अब वो पीटीआई के लोगों ने कायम किया, उनको गैर मुल्की कंपनियां कैसे कहा जा सकता है? फिर ये है कि बाज़ जगह पर लिमिटेड कंपनियों में और एक वाहिद मलिकियती कंपनी में इम्तियाज नहीं किया गया। इससे ये नज़र आता है ना कि कोई अरक्रेजी नहीं की गई है, यानी फैसला तो लिख लिया गया और ऐसा लगता है कि बेदली से लिखा गया और मजबूरी से लिखा गया, दबाव था। तो इसके बाद उस पर यह होता है, जज तो नहीं है ना ये तो कोई जज हो तो इन तकाज़ों को समझ सकता। अब उसके लिए ये खैर प्रॉब्लम नहीं है कि जज ही होने चाहिए, दूसरा आदमी भी हो सकता है, ये इंतज़ामी काम है, जज ज़रूरी नहीं है इसके लिए, दुनिया में कहीं जज ज़रूरी नहीं है। तो मगर दिखाते तो सही ना किसी अच्छे वकील को, और किसी को लगता है दिखाया ही नहीं, इस अंदेशे से नहीं दिखाया शायद कि भाई चर्चा हो जाएगा इसका, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं वो ऐसा नहीं करते कि वो जाके उसकी चर्चा करें, वो इतिहाद से मुंतखब किया जाता। बहुत तजादात हैं इसमें, और एक दो नहीं, मसलन ये कि 27,000 वो अपना डॉलर हैं, सिंगापुर से हैं, अब ये फ़र्ज़ कर लिया गया कि वो भारतीय खातून है। ओ भाई वो अपना पाकिस्तानी है, सिंगापुर में बिज़नेस करता है, फिर जॉइंट अकाउंट से पैसे भेजें। अब अकाउंट है, एक मियाँ बीवी का अकाउंट है, किसी पाकिस्तानी का, अपने किसी जानने वाले को जहन में लाएं, फ़र्ज़ करें कि उसका अकाउंट है, वो किसी को भी एक अदायगी करता है, तो वो अदायगी उसकी जिसने की है उसकी तरफ से समझी जाएगी, मियाँ बीवी दोनों की तरफ से नहीं समझी जाएगी। वो कहेंगे जी फ़र्ज़ कीजिए कि कोई कहे एक स्टोर से ख़रीदारी की है, इसको मैं सादा तरीके से बयान करता हूँ ताकि समझ में आ जाए, और किसी स्टोर से ख़रीदारी की है, उनको उसकी उस अकाउंट से अदायगी कर दी, मुश्तरका अकाउंट से। अब वो कहें स्टोर वाले कि आपकी बेगम साहबा के ज़िम्मे हमारे कुछ पैसे आते हैं, हमने उसमें काट लिए, बाकी आप भेजें। भाई वो बेगम का लेन देन अलग होगा, उनका लेन देन अलग होगा। अदायगी एक आदमी ने की है, डोनेशन एक आदमी ने, एक आदमी का अतिया है, तो उसको तकसीम कर लिया कि आधा उन्होंने दिया, आधा उन्होंने दिया। ये कानून की कौन सी ताबीर है? ये तो एक आम आदमी भी समझ सकता है। अब या तो उन माइंड अप्लाई नहीं किया, अपना जहन इस्तेमाल ही नहीं किया, ये सब सवालात उठेंगे अदालत में, या ये है कि वो आमादत है इस पर कि ठीक है किसी न किसी तरह उनको जिम्मेदार ठहराना है। सही है, लेकिन एक सवाल और भी हारून साहब, जिसका जवाब मैं कोशिश करूंगी कि आपसे मिल जाए और लोगों को समझ आ जाए। 4 मुलाजमीन के हवाले से जो चीज़ सामने आ रही है, तहरीक इंसाफ के 4 मुलाजमीन के ज़ाती अकाउंट्स के अंदर बैरून मुल्क से चंदा आया, उसकी कानूनी हैसियत क्या है कि ज़ाती मुलाजमीन अपने अकाउंट्स में मंगवा रहे हैं? वो नहीं, वो पार्टी की इजाज़त से ही कर सकते हैं ना। जो सवाल ज़्यादा पेचीदा होगा, पार्टी ने इजाज़त दी तो उन्होंने किया गालिबन, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। अब सवाल जो पेचीदा है वो ये पैदा होगा कि वो बाज़ अकाउंट्स जो हैं वो जाहिर क्यों नहीं किए गए, ये तो सवाल उठेगा, उसका कोई जवाब उन्हें देना होगा। और नेगलिजेंस है, मेरा ख्याल है कि इसमें नेगलिजेंस का फैक्टर भी आएगा कि भाई एक इंतखाबी मुहिम है और वो अफरा तफरी है, उसमें किसके पास वक्त होता है? इमरान खान के पास तो सिरे से नहीं होता, ज़ाहिर पार्टी सरबराह के पास तो नहीं होता। जो लोग देख रहे हैं वो उन्होंने इसको पूरी संजीदगी से नहीं लिया कि इस तरह का कोई केस इससे पहले तो आया है नहीं। सही, यानी इतने संगीन मामलात हुए कि ये जायदाद है नवाज शरीफ साहब की अरबों रुपए की, और ये सरे महल है, और ये जनाब स्विट्जरलैंड में अकाउंट है, और ये हार है, और ये फलां चीज़ है, फलां चीज़ है, तो उसमें तो कभी कार्रवाई हुई नहीं। तो इस पे क्या लोग ये समझते होंगे, उनके जहन में ये होगा कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये ज़ाहिर है अगरचे जवाज़ नहीं है, तो वो इस तरह के सवालात तो ज़ेर बहस आएंगे और अदालत इस पर फैसला करेगी। असल में देखना ये होता है कानून की स्पिरिट क्या है, ये बनाया किस लिए गया है कानून, उसको अगर देखा जाए कि इसका मकसद क्या है, कानून के मकसद को देखा जाए तो इसका बहुत इम्कान नज़र आता है कभी दूसरे अवामिल के अलावा कि वो पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और इमरान खान के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं होगी। पार्टी के अकाउंट है, इमरान खान के ज़ाती अकाउंट नहीं है। सही है, ठीक है, चलिए एक ब्रेक की तरफ अभी चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो पंजाब पॉलिटिक्स के ऊपर तफसील से बात करेंगे, और इसके साथ साथ पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर को जो हादसा पेश आया उसकी वजह क्या बनी, इसके ऊपर भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। पंजाब पॉलिटिक्स में बात करूंगी, मगर नवाज शरीफ साहब का भी हारून साहब बयान आया है फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग आप कह लें, ममनुआ फंडिंग को लेके वो कहते हैं तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला, इस शख्स ने सबसे बड़ी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग इस शख्स की साबित हो गई है।
देखिए, मैं आपसे बारहा अर्ज कर चुका हूँ कि जो मुखालफ का बयान होता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती अदल के तराजू में। एक आदमी ये पॉइंट स्कोरिंग का मुकाबला है, बल्कि गंदी गालियाँ लोग एक दूसरे को देते हैं। अब मैं इस पर क्या तबसरा करूँ? यानी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जो ये आज तक ये नहीं बता सके कि जो बरतानिया में उनकी जायदाद है वो कहाँ से आई है, वो कह रहे हैं तारीख इंसानी को सबसे बड़ा। क्या इस फजूल बात पे मैं क्या तबसरा करूं? चलिए, चाहे वो कितना ही अहम आदमी ने कही। एक और सवाल पे तबसरा कर दें हारून साहब। शहबाज शरीफ साहब ने भी तो गारंटी दी थी अपने भाई की वापस आने की, कि इलाज करा के आएंगे। वहाँ इलाज हो रहा है उनका, कब वापस आएंगे? ये सब वो सवालात हैं, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि ये तो बयान हल्फी नहीं था, वो तो बयान हल्फी था कि वो वापस आएंगे, तो वो तो वापस नहीं आए और बाकायदा इलाज भी नहीं कराया। मर्जी नहीं था तो इलाज किस चीज़ का कराते? मर्ज तो और था, ये तो प्लेटलेट्स का तो मामला ही नहीं था। सही। तो ये बहुत से सवालात उठेंगे, उनमें से एक ये भी होगा, और इसीलिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। फाइनली वो मतलब उन्हीं को इसका फ़ायदा होगा। जब ये बुझ जाएगा तो फिर वो इनका मजाक उड़ाएंगे। जब ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा तो वो मजाक उड़ाएंगे पीटीआई वाले। और ये काम आपको पता है कि इसमें ताक हैं, वो इसी की महारत उन्होंने हासिल किया पिछले कई साल में, कि जी कहाँ है वो केस जिसमें आप हमें सबसे बड़ा डाकू करार दे रहे थे और चोर करार दे रहे थे। कौन मानेगा? नवाज शरीफ को देखते हुए और जरदारी साहब को देखते हुए और मौलाना फजलुर रहमान को देखते हुए ये इस तरह ही गलत है, सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा डाकू। ये तो बचकाना बातें हैं, ये इल्ज़ाम तराशी का माहौल है और इसमें कोई किसी से पीछे नहीं है। इसका मेरा ख्याल है अल्टीमेटली फ़ायदा पहुँचेगा पीटीआई को। ठीक है, अब जरा पंजाब पॉलिटिक्स पे आते हैं हारून साहब। 18 रुकनी कैबिनेट जो है वो फाइनल हो गई है। इस कैबिनेट को आप किस तरह से देख रहे हैं? परवेज इलाही साहब की इस कैबिनेट को क्या ख्याल है, कामयाब रहेंगे? और चीज़ें हम देखते रहे, इसका मौका नहीं मिला। अभी वक्फे में चौधरी परवेज इलाही साहब का फ़ोन भी आ रहा था। उनसे बात नहीं हो सकी क्योंकि मुहर्रम की वजह से वो गुफ्तगू का वक्त ज़्यादा है, इश्तारात कम हैं, तो वो अपना उनसे मेरी बात हो जाए और मैं उसको देख लूं तो फिर कोई राय दे सकता हूं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि छोटी काबीना है और उसमें कोई आदमी नहीं है काफली का, यानी, और उसकी मैं वजह आपको बताता हूं क्या है। ठीक। और वो फिर ये है कि एक्यूमन है, तजुर्बा है। चौधरी परवेज इलाही पंजाब के जितने चीफ मिनिस्टर हैं उनमें कामयाब तरीन लोगों में से एक थे। यानी एक तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि वो मोटिवेट करते हैं, दबाते नहीं हैं लोगों को, और सेंट्रलाइज नहीं करते चीज़ों को। मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी में गया, मैं देखा, मैं दंग रह गया कि भाई इतनी शानदार इमारत बनी है, इतने मुख्तसर से वक्त में बनी है, मेरिट पे सारे लोग हैं, वाइस चांसलर साहब बहुत अच्छे थे और असातिज़ा को मैंने देखा और उसका माहौल बड़ा अच्छा था। हालांकि नई यूनिवर्सिटी है और गुजरात के बिल्कुल नवाब में बनी हुई है, कोई यानी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ असातिज़ा अच्छे आसानी से स्टाफ मिल सकता, हर चीज़ बड़ी मुतासर कुन थी। मैं चौधरी साहब से पूछा क्या हो इट हैपेंड, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने, मुझे पता चला कि जिस अफसर को लगाया वो बड़ा लायक अफसर था, मैं इत्तफाक से जानता भी था, और आर्किटेक्ट बड़ा अच्छा मुंतखब किया और साफ कह दिया वाइस चांसलर से कि हम कहें भी तो मत सिफारिश माने। अव्वल तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई दबाव हो, कोई दोस्त हो, सर पे सवार हो जाए या इलाके के लोग हों, मगर ये क्या आप टाल दें। तो वो कैपेसिटी ज़्यादा है, काफ़ी तजुर्बा ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है और तवील तजुर्बा है, ज़िली सतह से लेके सूबाई वजारत से लेके फिर वजारत आला तक, और ज़ाती वो अपना ताल्लुक़ अच्छा रखते हैं। और को बहुत सख्त पसंद नापसंद नहीं हर एक की होती है, इनकी भी होगी, लेकिन कोई सख्ती नहीं है पसंद, लोगों को ओन कर लेते हैं, अजनबियों को भी ओन कर लेते हैं, अपनाइयत ज़्यादा है। ये एक लफ्ज़ है अपनाइयत, ये मेथड है चौधरी बिरादरन। अब अफसोसनाक सूरत हाल है उनके ख़ानदान में, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे, मसालियत करें जिस तरह भी मुमकिन है। और लेकिन ये है कि बहुत एक्यूमन है गैर मामूली, जो पाकिस्तानी माशरे की साख्त है, इसको सियासतदानों में सबसे बेहतर जो लोग समझते हैं उनमें ये लोग शामिल। और ये दो नस्लों का तजुर्बा, एक नस्ल का तजुर्बा नहीं है, अपने बुजुर्गों से उन्होंने सीखा। ठीक है, अभी आप बताना चाह रहे थे हारून साहब कि काफिले का कोई भी रुकन शामिल क्यों नहीं है कैबिनेट के अंदर? बड़ी सादा सी वजह है, उस पर गौर नहीं करते लोग। करें किसी से पूछे तो फौरन नहीं पता, 1 मिनट की बात है। वो चीफ मिनिस्टर ही के इख्तियारात हैं, वज़रा के ज़्यादा इख्तियारात नहीं हैं कहीं भी, किसी भी सूबे में वज़रा के इख्तियारात ज़्यादा नहीं, सेक्रेटरियों के हैं। और वज़रा तो अपना यानी अपनी कंट्रीब्यूशन से वो कर सकते हैं कि किसी मामले को अच्छी तरह समझ लें, अगर रियाजत करें
तो किरदार उनका हो भी सकता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर चूंकि फाइनल अथॉरिटी है, फिर चीफ मिनिस्टर एक आदमी नहीं होता, चीफ मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसका स्टाफ होता है ना बहुत सारा, बहुत से बेहतरीन अफसर वो मुंतखब करके कोशिश करते हैं कि अपने दफ्तर में बिठाएं। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो बहुत अच्छा चुना जाता है। तो इतने बहुत से लोग उस फैसले के अमल में, फैसला साजी के अमल में शरीक होते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ। तो अगर वो ठीक काम करना चाहे, उसकी नीयत हो, जैसे भी देख क्विकली कुछ फैसले कर ले डॉक्टर सानिया निश्तर वाला, अगरचे इमरान खान के कहने पे किया, लेकिन ये है कि उनका अपना रुझान भी इस तरफ है। ये लंगर खाने खोल दिए, एहसास प्रोग्राम शुरू कर दिया, और वो तजुर्बा तो था ही डॉक्टर सानिया निश्तर का। इसी तरह और ये पेट्रोल का फैसला कर लिया कि भाई ये इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और बहुत से क्विकली कुछ फैसले कर लिए, इसलिए कि पिछले तजुर्बा तो है। वो मेरा ख्याल है कि वो पिछली वजारतों के मुकाबले में, पिछले चीफ मिनिस्टर थे उनके मुकाबले में तो बहुत बेहतरी होगी। जब मुआवजा किया जाएगा तो इसका उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। सही है, ठीक है। तो क्या अरुण साहब यही वो गैर मामूली कारनामे हैं डॉक्टर सानिया निश्तर के, अक्सर आप भी उनकी तारीफ करते हैं कि इतनी उजलत से काम लिया, फटाफट उनके सर पे जिम्मेदारियां सौंप दी गई पंजाब के हवाले से, या कोई और भी कारनामा उनके सर पर है? दो तीन पहलू हैं। एक तो ये है कि डॉक्टर सानिया निश्तर एक गैर मामूली शख्सियत है। गैर मामूली किस एतबार से? इस एतबार से नहीं कि उन्होंने को बड़ी किताबें लिखी हैं और बड़े कोई अदारे चलाए हैं। वो एक सादा उसूल है कि वो सिंपल तरीके से चीज़ों को देखती हैं। जो मैंने मुशाहिदा किया कि कोई चीज़ गलत है तो वो नहीं होनी चाहिए, और जो चीज़ ठीक है उसे कबूल कर लिया जाए। एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ना ख़यानत की जाए, ना झूठ बोला जाए, ना फेवर की जाए किसी की, और ना किसी के साथ ज्यादती की जाए, और इनकसार बहुत है तबीयत में, तो उसकी वजह से वो। और फिर ये एक तो ये पहलू है, और उन्होंने 9 लाख आदमी निकाल दिया। अब देखें कितने अरब रुपए महाना बनते हैं। 9 लाख आदमी जिनको 1200 रुपये मिलते थे उसको ये 1400 रुपये मिलते थे महीने के। तो ये देखें ना कितनी बड़ी रकम है, वो मुस्तहिकीन तक जाएगी। तो वो ये दूसरा पहलू ये है कि वो ये इमरान खान साहब ये समझते हैं, और जाहिर है चीफ मिनिस्टर भी उसे एग्री करते हैं। और क्या है कि वो अपना जब मुस्तहिकीन को मिलेंगे इतनी बहुत बड़ी तादाद में, तो उससे तासुर बेहतर होगा। एक तो लोगों की मदद होगी, तो वो जाहिर है हमायत करेंगे। और एक ये है कि जिन जहाँ एक मोहल्ले में 10 आदमी उन्हें पैसे मिल रहे हैं, राशन है 30% कम पे, और वो 5 लाख लोगों तक पहुंच चुका था, और लोगों तक पहुंच रहा था, इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, फिर ये लंगर खाने, कितने बेशुमार लोग हैं मोहताज जो हैं, उन्हें ढंग का खाना मिल सकता है, ठहरने की जगह मिल सकती है। तो कर्जे हैं, मकानों के कर्जे हैं, दूसरी चीज़ें हैं। और ये तो चंद महीने की बात है, ये हुकूमत 5 साल के लिए तो नहीं है, चंद महीने की बात है। तो उसमें क्विकली फंड्स फराहम हो सकते हैं, कई जगह से निकाले जा सकते हैं। सही है। इतने अच्छे प्रोग्राम्स आपने भी जिक्र किया अरुण साहब, इन्होंने बंद कर दिए। बंद करने की क्या वजह है? अमूमन तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में यही तासुर है कि पब्लिक के बारे में सोचते हैं, आवाम के बारे में सोचते हैं, उनकी फलाह के लिए काम करते हैं। फिर ये बंद क्यों किए इन्होंने? बिल्कुल सादा इसकी वजह है, सामने वजह है कि भाई इसका दाद तो इमरान खान को मिलेगी, क्रेडिट तो नहीं जाएगा, तो हमें क्या फ़ायदा, और आपके हरीफ को फ़ायदा पहुंच रहा है। वो दर्दमंदी कोई नहीं है सियासतदानों में, ये एक बात ही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये किसी में थोड़ी माकूलियत नज़र आती है। दर्दमंदी कहाँ है? दर्दमंदी हो तो ये सोने और जवाहर के ढेर पर बैठे हों। कितने सियासतदान हैं जो सादा ज़िंदगी बसर करते हैं। सही है। अब अरुण साहब, जो अपनी आमदन में बसर करते हैं। पंजाब का मामला ठहरने के बाद अब एक बात पे बहस चल रही है कि इमरान खान साहब आइंदा इलेक्शंस के लिए पार्टी टिकट किस किस को देंगे। कोई खबर है आपके पास? वो इस पस मंजर में है ना कि भाई 30-40 आदमी कहा जाता है कि वो पीटीआई में शामिल होना चाहेंगे, और ये करीने क्यास है, इसलिए कि जो उस पार्टी के जीतने का इम्कान ज़्यादा उसी में शामिल होते हैं ना। पहले भी लोग काफ लीग से नून लीग से काफ लीग में आ गए थे, काफ लीग से फिर नून लीग में चले गए, फिर ये 2018 में पीटीआई में आ गए कि भाई इनके जीतने का इम्कान है। और अब तो उनके रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं है ना, एक सैल बेपनाह है जिसको कोई रोक सकता ही नहीं है। अब किसी के एहतियाज भी नहीं है, लेकिन वो नहीं शामिल कर सकते उन्हें, पीटीआई उन्हें शामिल नहीं कर सकती। इस तजर्बे के बाद, 17 जुलाई के तजर्बे के बाद, पीटीआई उन्हें शामिल नहीं कर सकती कि भाई आप मुनहरफीन को टिकट देते हैं तो लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं कि नापसंदीदगी माशरे में पैदा होगी। दिन रात जो ये गर्दान हो रही है, तो उसका नतीजा ये हो सकता है कि इसमें से जो लोग काबिल कबूल हों चौधरी परवेज़ इलाही के लिए, वो काफ लीग में जा सकते हैं।
और बिलवास्ता तौर पे इसका इमरान खान को फ़ायदा पहुंच सकता है और एक तबादन भी उससे कायम हो सकता है। अच्छा ठीक है, चलिए अब हारून साहब पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर हादसे के हवाले से बात करते हैं। डेफिनेटली हम सब समेत पूरी कौम अफसुर्दा है इस हादसे के ऊपर। सवाल फिर भी यही आ रहा है, बावजूद इसके कि इब्तदाई तहकीकात सामने आ गई, मगर सवाल अभी भी बाकी है कि हादसा पेश कैसे आ सकता है। देखिए, हादसा इस तरह पेश आता है, फारूक लगारी साहब मरहूम का एक वाक़या है कि उन्हें, मुझे नहीं पता महकमा मौसमियात की हालत आजकल कैसी है, मेरा कोई रब्ता नहीं। एक ज़माने में मेरा रब्ता रहा है, हफीज़ुर्रहमान साहब थे, हफीज़ुर्रहमान नहीं, वो अपना बहुत मुतहर्रिक थे और वो जो महकमा मौसमियात हैं दुनिया भर के, उनकी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे। एक्यूमन ज़्यादा था, बड़ी लर्निंग उनकी, बहुत उन्होंने सीखा था, मॉडर्न आदमी थे और समझते थे चीज़ों को, बड़ा दिल लगाया उन्होंने। तो उस ज़माने में ये तो उन्होंने फारूक लगारी साहब से कहा कि न जाएं, फलां वक्त वो हेलीकॉप्टर पे एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे शुमाली इलाके में। तो उन्हें कहा गया कि हम ये गुजारिश करते हैं कि न करें ऐसा, ये आंधी आएगी, इस वक्त हवा तेज़ होगी। उन्होंने तजर्बा करने की कोशिश की और फ़ौरन ही उतार लिया, ख़तरा महसूस हुआ उन्हें। ये बिल्कुल वाज़ेह है। इसी तरह वो जल्दले में उन्होंने बिल्कुल फ़ौरन ही चंद घंटों में सारी तफसीलात बता दी थी 2005 में, उस वक्त भी वही था सर। बात यह है, ये हो ही नहीं सकता, कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता, कोई जहाज नहीं उड़ता, और फौज में डिसिप्लिन और भी सख्त है इन मामलों में। दुरुस्त। महकमा मौसमियात से पूछे बगैर जो लम्हा बलम्हा बताता रहता है, जो भी नई सूरत हाल पैदा होती है बताता रहता है। अब दुनिया में इक्विपमेंट बहुत अच्छा है। बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि उन्होंने रिस्क लेने का फैसला किया, जो एक फ़ौजी का जहन होता है, फ़ौजी अफसर का, कि भाई ठीक है प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन निमट लेंगे उससे। इसलिए कि भाई ये अगर एहसास ज़िम्मेदारी किसी आदमी में हो तो वो अपना ये सोचता है कि चलिए थोड़ा बहुत ख़तरा मुँह लिया जा सकता है, लोग मुंतज़र हैं, लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। इससे अंदाज़ा होता है ना कि वो हसास आदमी होंगे। तो मैंने कभी मिला तो नहीं उनसे, देखा तो नहीं, लेकिन जनरली उनके बारे में तस्वीर बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर यह कि बहुत सूझबूझ के आदमी थे। 2 दफ़ा उन्हें तमग़ा बसालत मिला। दहशतगर्दी की जंग में बहुत से अफसरों को तमग़े मिले, लेकिन 2 दफ़ा तो बहुत कम ही मिला होगा। और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे, बहुत नाजुक हालात में फ्रंटियर कांस्टेबल के सरबराह रहे, और ये इसके लिए बेहतरीन अफसरों का इंतखाब किया जाता है, FC के लिए, बलोचिस्तान के लिए, और रेंजर्स जो जहाँ उन्हें सिंध में जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। तो एक सिंध रेंजर्स के एक सरबराह के बारे में एक चीफ आर्मी स्टाफ से मैंने पूछा कि ये लेफ्टिनेंट जनरल हो जाएंगे? अच्छा। तो उन्होंने कहा ये नहीं होंगे तो और कौन होगा। मतलब उन्होंने बहुत तामुल के बगैर फ़ौरन ही जवाब दिया तेज़ी से, जिसमें ये सेंस पाई जाती थी कि भाई तुम्हें इतना भी समझ नहीं है कि जब इन मनासिब पे जो लोग पहुँचते हैं और परफार्म अगर करते रहें जैसा पहले करते थे, तो ये उन्होंने एक रिस्क लिया। देखिए, कराची में गया और मैं उस वक्त जो कराची के कोर कमांडर थे उनसे मिला। कराची और कोयटा के कोर कमांडर अखबार नवीसों से मिलते थे, उन्हें इसकी इजाज़त दी गई क्योंकि वहाँ ट्रबल थी कराची में बहुत ज़्यादा, जो अब लोग भूल ही गए हैं, बड़ी जल्दी ये कौम हर चीज़ भूल जाती है। और बलोचिस्तान में भी थी, तो वो ब्रीफ करते थे, ज़रूरी बात करते थे, सियासत पे बात नहीं करते थे, इसी पे करते थे। तो वो उन्होंने मुझे बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात बताई। उन्होंने कहा किसी भी जगह से हुक्म मिलने से पहले, जब थर में खुशखसाली हुई तो मैंने आर्मी डिप्लॉय कर दी, हुक्म। इसका मतलब ये है कि निचली सतह पे ये इख्तियारात होते हैं कि एमरजेंसी को मीट कर, और फ़ौज के राशन में से गुंजाइश होती है उसमें हमेशा, उसमें से कुछ हिस्सा जो है फ़ौरन ही तकसीम कर दिया। चुनांचे मैंने थारे में लोगों से पूछा कि कभी किसी ने आपका हाल पूछा है, कभी कोई आपकी मदद को आया? उन्होंने कहा भुट्टो साहब हमारा हाल पूछने आए थे, उसके बाद फ़ौज ही पूछती है, सिविलियन सियासतदान तो नहीं पूछती। तो ये जाहिर है उन्होंने रिस्क लिया जो नहीं लेना चाहिए था, यानी इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जो मुकद्दर में लिखा हुआ है, जैसे मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, उसे टाल कौन सकता है? सही। और बहरहाल अगर कोई मदद कर रहा है तो वो फ़ौज ही कर रही है, सलाहियत भी उसके पास है, तजर्बा भी उसके पास है, साजो सामान भी उसके पास है, वसाइल भी वो आसानी से मुहैया कर सकती है, क्योंकि उसमें सुर्ख फीता तो नहीं होता। सिविलियन में तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब 4 दिन बैठे रहे, सैलाब से लोग मरते रहे, वो अपनी सियासत में उलझे रहे। फ़ौज में तो इस तरह के मामलात नहीं होते, ट्रेंड लोग होते हैं, तरबियत याफ्ता लोग होते हैं, उनका तकर्रर मेरिट पे होता है बड़ी हद तक। बाज़ औक़ात ज़ाहिर है उससे इनहराफ भी हो जाता है, कोताहियाँ भी होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं, पसंद नापसंद भी होती है, लेकिन जो सिविल वाला मामला तो नहीं है।
गड़बड़ भी होती है बहुत सी चीज़ों में, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी सिविल में होती है। ठीक है, उनकी सलाहियत बहुत ज़्यादा है और वो लोगों की मदद कर सकते हैं, तो वो इसको एक मिशन के तौर पे लेते हैं और वो हर अफसर की आइंदा तरक्की का निसार इसी पर होता है। उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये थोड़ी है कि नवाज शरीफ साहब का मूड अच्छा है तो उन्होंने बना दिया, इमरान खान साहब का मूड अच्छा है तो उन्होंने बना दिया। सही है। आइंदा तरक्की की आपने हारून साहब बात की, मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले ये सवाल आखिरी आपसे पूछना चाह रही हूँ। कुछ लोग इस बात को लेकर सामने आ रहे हैं कि कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, उन्हें आर्मी चीफ भी बनाया जा सकता था, क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। जनरल सरफराज सीनियर अफसरों में शामिल नहीं थे, उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनना था, लेकिन एक सूरत मुमकिन थी, वो शायद इस वजह से लोग मुतअस्सर हो गए। एक तो उनकी शहादत की वजह से, जज्बात से लोग मगलूब हो जाते हैं। यह है शहादत वैसे इसलिए कि वो एक ऐसे काम में मसरूफ़ थे, उलमा बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मेरा मुताला है, अब फतवा तो उलमा ही दे सकते हैं, लेकिन यह है कि जो हम समझ सकते, ये जहाद है ना, लोग मर रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, इंसानी ज़िंदगियाँ ख़तरे में है। कुरान करीम कहता है जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने तमाम बनी नौ इंसान को बचा लिया। तो जहाद और क्या है, इसकी फजीलत तो बहुत है। तो वो उसकी शहादत की वजह से भी, और फिर ये उन्हें बड़ा ज़हीन आदमी समझा जाता था और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, उस वजह से लोग ये फ़र्ज़ कर लेते। एक सूरत सिर्फ हो सकती थी, वो ये है कि मौजूदा चीफ की 1 साल की एक्सटेंशन अगर हो जाती, ये एक महफूज है, हो जाती तो फिर इसका इम्कान था, तासुर उनका अच्छा था। सही है, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो काबुल जो अमरीकी ड्रोन हमला हुआ है उससे मुतालिक डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इतवार की सुबह एक हमला होता है काबुल के अंदर, अमरीकी ड्रोन हमला, और ड्रोन हमले के अंदर अलकायदा के रहनुमा ऐमन अल-ज़वाहिरी, उनके जाँ भाग होने के हवाले से तस्दीक सामने आ जाती है। हारून साहब, हमला तो हो गया, मगर फ़िज़ाई हदूद कौन से इस्तेमाल हुई, कहाँ से उड़ा, कहाँ से गया, कुछ पता है? नहीं, इसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता, तफसीलात आएंगी सामने, ज़ाहिर है ये राज तो नहीं रहेगा। देखिए, 2 रियासतों में अमरीकियों के तल्लुकात हैं, कज़ाकिस्तान और दूसरी कौन सी है, वो ताजिकिस्तान है। वो अपना वहाँ से नहीं कर सकते, वहाँ से नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि एक तो रूसी दबाव बहुत शदीद है, उनका पास पड़ोस है, वो ज़ाहिर है ज़्यादा दबाव डालने की पोजीशन में हैं, वो इकट्ठे रहे हैं, कभी ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, और उनका इन्फ्लुएंस है, बाहमी ताल्लुकात हैं, अभी कोई ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजरा उन्हें अलग हुए डीप, उनका भी यानी रूस में आना जाना है, उनका भी है, ज़ुबान वही पढ़ते हैं, रूसी ज़ुबान में लोग तालीम हासिल करते हैं, कल्चर में बहुत सी चीज़ें मुश्तरका हो गई हैं इतने 70 बरस के अरसे में। तो दूसरी सूरत ये है, वहाँ से नहीं हो सकता, खास यूक्रेन की जंग हो रही है, उसकी वजह से भी रूसी बहुत सेंसिटिव हैं, तो ज़ाहिर है कोई उनकी पड़ोसी रियासत ये गवारा, ये मुतहम्मल नहीं हो सकती, और रूसी ये गवारा नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि वहाँ से हो, बहर हिंद से हो, मशरिक़ वस्ता से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये मुझे मालूम, मैं इसका कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। वो बहर हिंद से हो सकता है, उनके बहरी जहाज़ जो हैं वो चलते फिरते शहर ही हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ से हो सकता है। लेकिन ये तो जाहिर है कि अगर वहाँ से हुआ है तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल हुई हैं। अब एक सवाल रह जाता है जी, क्या उन्होंने इजाज़त ली या नहीं ली? तो उन्होंने जब उसामा बिन लादेन पे किया था तो उन्होंने इजाज़त तो नहीं ली थी। अब वो तो कोई उसकी तफसीलात तो राज नहीं है, जिन चीज़ों पर इत्तफाक रहा है उसमें एक यह है कि उन्होंने इजाज़त नहीं ली थी। ठीक है। तो इसी तरह जब उसामा बिन लादेन के कैंप पे हमला किया था, तो जिस वक्त हमला हो चुका था तो उसी वक्त या उससे चंद लम्हे पहले इत्तला दी थी। यानी जब वो उन्होंने हमला किया उसामा बिन लादेन वाला, तो जनरल कियानी ने बहुत नापसंदीदगी का इजहार किया और ये कहा कि ऐसा एक वाक़या हो गया तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ही ख़त्म हो जाएंगे। बल्कि इस पर गौर किया गया कि ताल्लुकात बहुत इंतहाई कम सतह पर लाए जाए, बहुत महदूद कर दिए जाएँ, लेकिन ज़ाहिर है वो उस वक्त मुमकिन नहीं था। जब आप इन्हिसार करते हैं माशी तौर पर, तो ये कहा नहीं जा सकता। ये क्या सराई तो है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा अड्डा इस्तेमाल किया जा सकता है, मुमकिन है इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है, जो वीरान है, जो आमतौर पर ऐसे बहुत से हवाई अड्डे होते हैं। देखिए, रहीम यार खां का हवाई अड्डा मुद्दतों कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उस पर फ़्लाइट्स ही नहीं थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में बनाया गया था। ऐसे अड्डे होते हैं जो ज़रूरतन बनाए जाते हैं और इस्तेमाल नहीं होते, बस वो
उसकी मामूली सी मेंटेनेंस होती रहती है कि ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लिए जाए। लेकिन हम क्या सराई की बुनियाद पर कोई राय तो नहीं दे सकते। ठीक। बहरहाल अगर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं और अगर खुदा न खास्ता इजाज़त से उसकी इम्प्लिकेशंस तो होंगी। शुको को शुबात बहुत पाए जाते हैं, अमरीकी अड्डे तो मांगते रहे हैं जी, और भी उनके मुतालबात है। यही उनका ज़ाहिर नाराज़गी था कि अफ़गानिस्तान के मामले में आपने ताबन नहीं किया, और ये शिकस्त तो हुई उन्हें खैर अपनी वजह से, और तालिबान ज़ाहिर है इस पर बिटर होंगे, लिहाजा ये इसकी इम्प्लिकेशंस तो होंगी। ठीक है, लेकिन हारून साहब ये भी कहा जा रहा है ख़ास किस्म का ये हथियार था जो इस ड्रोन के ज़रिए इस्तेमाल हुआ। किस किस्म का ये हथियार था? देखिए, इससे पहले जो मिज़ाइल इस्तेमाल होते थे वो ये आप ये समझ लें सादा अल्फाज में वो बम की तरह होते थे, ज़्यादा बारूद होता था उनमें, और उसके नतीजे में पिछले साल भी काबुल में एक वाक़या हुआ 24 जून को, तो वो उसके नतीजे में बहुत तबाही होती थी। एक टारगेट फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी है, आमतौर पर एक ही आदमी होता है, तो उसामा बिन लादेन पे जो कैंप पे हमला हुआ उसमें भी उसामा ही टारगेट थे ना, और भी उनके दामाद पे हमला हुआ उसमें यही मिज़ाइल इस्तेमाल किया गया सीरिया में, और एक और खालिद कोई एक लीडर हैं पार्टी के, खालिद इस्तेमाल हुआ, यही इस्तेमाल किया गया। खालिद आरवी है मेरे ख्याल। जी जी। अच्छा, वो अपना ये बहुत उसमें पिछले साल ये वाक़या हुआ कि 7 आदमी मर गए, वो दूसरा मिज़ाइल था। तो फिर ये मिज़ाइल इस्तेमाल करना शुरू किया गया, इसलिए कि इसमें बारूद जो है वो तो होता है इसको चलाने के लिए, जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ मुख्तसर वक्त में जो कुछ मैंने पढ़ा है इस पर, वो इसको चलाने के लिए इस्तेमाल होता है बारूद। और वहाँ जब वो गिरता है तो उसमें से आप उसको ब्लेड कह रहे हैं, छुरियाँ कह रहे हैं, वो तेज़ धार आलात उसमें से निकलते हैं और वो उस आदमी के चीथड़े उड़ जाते हैं, चुनाचे लाश बाकी नहीं बचती है, कोई दफनाने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं बचती है, अलामती तदफीन हो सकती है। तो ये हेल फायर इसको कहा जाता है, RX-9 ये इसका नाम है, और इसके कोई वैसे रस्मन भी कोई नाम दिए गए हैं सिंपल किस्म के। तो ये मिज़ाइल इस्तेमाल हो रहा है, और जाहिर है कि वो टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका भी दुनिया में सबसे आगे है। सही है, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल बात हो रही है हारून साहब, 2 मिनट मुश्किल से मेरे पास हैं। नैन्सी पेलोसी जो अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर हैं, वो आज रात के उनके तवक्को जाहिर की जा रही कि वो ताइवान आएंगे। उनके इस दौरे को आप अच्छा पहुंच चुकी हैं, ठीक है, ताइवान वो पहुंच चुके हैं हारून साहब, उनके इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना कॉन्फ्लिक्ट आएगा ताइवान और चाइना के दरमियान इस दौरे को लेकर? देखिए, बहुत हिद्दत पैदा होगी, और अमेरिकी हिकमत अमली ये नज़र आती है कि यूरोपीय यूनियन को और अपने हलीफों को, यानी भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, इनको इसमें घसीटने के लिए ऐसी कशीदगी पैदा कर दी जाए कि उनके लिए इसके सिवा कोई चारा न रहे कि वो हमारे साथ खड़े हों या चीन के साथ खड़े हों। चीन के साथ तो ज़ाहिर है भारत खड़ा नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं हो सकता, जापान भी नहीं हो सकता, यूरोपीय यूनियन भी नहीं हो सकती। तो ये सोची समझी एक हिकमत अमली है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई फौरी ऐसा नतीजा होगा, बाद लोग करें जंग हो रही। चीनी बहुत दाना लोग हैं, वो अपनी मईशत क्यों तबाह करेंगे, और ज़ाहिर है कि वो अलग थलग होना क्यों दुनिया से चाहेंगे। रूस वैसे उलझा हुआ है, ये कोई इसके लिए मौजू वक्त तो नहीं है। वैसे जंग के लिए कोई वक्त भी मौजू नहीं होता, इसलिए जंगों से तबाही होती है, उससे हर हाल में बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है कि चीनी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो ये तो मुमकिन नहीं है। देखिए ना, उन्हें भी अपनी कौम को जवाब देना है और उन्हें भी अपना परचम बुलंद रखना है। वो भी एक सुपर पावर है ना वो, यानी बाज़ एतबार से तो अमेरिका से आगे निकल गए हैं। अपनी सेविंग्स में मसलन अमेरिका से आगे हैं, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी सख्त जान है। वहाँ तो 5-6 नस्लें तमव्वुल में पली हैं, आसूदगी में। तो यहाँ तो अभी वो पहली नस्ल है उनकी जो इससे गुजर रही है, और उन्हें मंजिल अपनी बड़ी नज़र आती है। तो वो कहीं ना कहीं किसी ने, मैं नहीं कह सकता किस तरह से, इसका कर्ज चुका देंगे, इसी तरह उन पर दबाव डालेंगे। सही है, ठीक है। चाइना की तरफ से तो ये बारहा कहा गया और अभी भी इस दौरे पे कह दिया गया अरुण साहब कि अमेरिका इस दौरे की कीमत भी अदा करेगा और इसकी जिम्मेदारी पूरी अमेरिकी फ़रीक के ऊपर है। मगर मेरा सवाल ये कि क्या अमेरिकी ऐवान सदर के वाइट हाउस के हिमायत इस दौरे को हासिल नहीं है? माजी में ऐसे दौरे होते रहे हैं कि वाइट हाउस की हिमायत हासिल ना और दौरा हो जाए? हो ही नहीं सकता। ये मफरूज़ा अजीब है कि वाइट हाउस की हमायत हासिल, वाइट हाउस की हमायत हासिल है।
वरना पोलाइटली उनसे कह दिया जा सकता है कि रियासती मफादात को ख़तरा होगा, इससे नुकसान पहुँचेगा। मैं इस मफरूज़े को तस्लीम नहीं करता, या मकाना बात है, कॉमन सेंस के खिलाफ है। ठीक इस ये हो सकता है कि इनिशिएटिव वाइट हाउस का ना हो, ये पॉसिबल है, इसलिए कि अमेरिका का एक ख़ास तरह का माशरा है, उसमें बहुत से लोग, अमेरिका में तो ये मुमकिन है कि आप जो आदमी चाहे इतला दे दे और राइफल रख ले, कोई को प्रोसेस से थोड़ी गुजर के लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो लोग मर रहे हैं वहाँ पे, हर साल सैकड़ों आदमी कत्ल हो जाते हैं गैर जिम्मेदार लोगों का। तो चलिए ठीक है, उसको अमेरिकी सदर रोक नहीं सकता, सही। अमेरिकी माशरे की साख्त तो मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून, सवालों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।